अब आपको सीधा हरियाणा विधानसभा लिए चलते हैं, जहां शीतकालीन सत्र का कार्यवाही जारी है। एक मिनट मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि हर बार पोस्टर लेके आना, अखबार दिखाना, हमें आपत्ति नहीं है कोई भी, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार काम करने वाली सरकार है और लोगों ने बड़ा विश्वास इसके ऊपर किया, नॉन स्टॉप विश्वास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने तो धन्यवाद भी नहीं किया माननीय मंत्री जी का, जब माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि झज्जर छुच्छकवास और अटेला खुर्द तक एक सीधा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकल रहा है, एक और निकल रहा है, उसका धन्यवाद भी नहीं किया। सारी समस्या का हल हो रहा है। धन्यवाद करेंगे माननीय अध्यक्ष जी, आज तक प्रदेश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, सड़कों के बारे में नहीं सोचा गया। ये वही तो दिक्कत आ रही है। ये 11 साल के अंदर इतनी सड़कें चौड़ी कर दी माननीय अध्यक्ष जी। आज अभी हमारे कलायत के विधायक महोदय बैठे, तो उनको भी इन्होंने पूछा कि आप ही बताइए कि कलायत से दिल्ली जाने में कितना समय लगता है। आपके सामने है माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम अध्यक्ष तो आपका धन्यवाद करना तो बनता है ना जी। आप धन्यवाद करिए पहले। गीता जी करो, धन्यवाद भी करो। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, जो मेरा प्रश्न लगा है जी, सप्लीमेंट्री सर, मेरा अरोड़ा जी, तो अरोड़ा जी सर प्लीज इसको गंभीरता से लें। मैं जो भी कार्य आप मंत्री जी, आप छूछकवास बाईपास बना देंगे, टाइम बाउंड मैनर में बता दें। 6 बार सीएम अनाउंसमेंट है और आज भी सीएम साहब ने कहा है। मैं धन्यवाद ढोल नगाड़ों से आपका यहाँ पर कर दूंगी। सर, एक मेरा छूछकवास से जो बहु ज्वेलरी का है सर, केवल 7 मीटर है, 15-20 इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सर आ गई हैं। उसमें जो फॉरेस्ट का इशू है, कृपया करके आप हमें बता दें ताकि हम उसको टेकअप कर लें। जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन चल रहा है सर, वो आप हमें बता दें, क्योंकि फॉरेस्ट अगर जगह नहीं देगा तो सर सड़क वहीं की वहीं रह जाएगी। फिर वही एक्सीडेंट, वही इंसिडेंट, हम अपने बच्चों को, माता पिता को खो देंगे। सर, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या इशू है, बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी आप फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी का करवा दें, आप हमारी सड़क बना देंगे। रिटर्न तौर पर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार मंत्री जी, आपका विशेष तौर से करेंगे। धन्यवाद। बाद में इसको आप कर लीजिए। फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के इशू सबको पता है और उनकी शक्तियां भी सबको पता है जी। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसे पहले बता दिया कि जो कोई भी अगर रोड हम चौड़ी करते हैं तो उसका फॉरेस्ट का इश्यू होता है, तब तक जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक कोई भी टाइम बाउंड हम आपको नहीं बता सकते। और जैसे अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया, उसके बाद भी इस पे रस कम होगा, उसका भी इसका बेनिफिट मिलेगा, तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई देख लेंगे। ठीक है। श्री जगमोहन आनंद, प्रश्न नंबर 33 जी। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, करनाल में 13 एकड़ जमीन 32 सेक्टर में डीजीएचएस हेल्थ सर्विसेज पंचकुला को 16,000 की रेट पे पर स्क्वायर मीटर 30/3/2022 को अलॉट हुई थी। मगर विधायक जी भी जानते हैं कि इस ज़मीन के ऊपर 4 बहुत बड़ी हाई टेंशन वायर्स चल रही हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एसीएस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने 9.9 एकर्स और लैंड उसके बिल्कुल बगल में ही अलॉट कर दी है। और चीफ टाउन प्लानर HSVP पंचकुला के ने ट्रांसफ़र बहुत ही जल्द करवा देंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को। और मैं ये भी बताना चाहूँगी आज के दिन कि हमारे माननीय CM साहब के निर्देश अनुसार पॉलिसी में तब्दीली भी आई है कि डिपार्टमेंट को जो भी ज़मीन दी जाएगी वो 50% कम इंस्टीट्यूशनल रेट पे दी जाएगी। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, क्योंकि ये 5 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पेंडिंग पड़ी हुई है, इसके ऊपर कोई समय सीमा तय करके कोई अधिकारी डिप्यूट किया जाए, क्योंकि पुराना अस्पताल जो साहब अंग्रेजों के ज़माने का, वो पुराने शहर में और रश बहुत हो गया है, और 32 सेक्टर अब खुला सेक्टर बना है, तो लोगों को आने जाने की सुविधा रहेगी। ये मेरा निवेदन है कि कोई समय सीमा तय करके कोई एक अधिकारी डिप्यूट किया जाए, जिससे ये कार्य जल्दी हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी कि ये जल्द से जल्द होगा कार्य, और जैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट और HSVP जल्द ही अलॉट कर देगी ज़मीन। मेरे इस बात पे चर्चा भी हुई थी कल
शाम को, तो HSVP ने हमें बोला था कि हेल्थ जल्द से जल्द ले ले और पैसे बाद में देते रहे। मॉनिटरिंग थोड़ी समय से होती रहे, एक्सपीडाइट करें। श्री प्रमोद विज। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि इतने सुंदर संचालन से प्रश्नकाल में मुझे लगता है कि आज 20 क्वेश्चन जरूर पूरे हो जाएंगे। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। मेरी प्रशंसा करने में एक प्रश्न रह जाएगा। जी मंत्री जी। जी श्रीमान जी, खैर जी श्रीमान जी, गै पानीपत इलेक्ट्रिक बस डिपो पूरी क्षमता से बसों से संचालन के लिए तैयार है और 3 महीने के अंदर इसे चालू कर दिया जाएगा। जी विधायक जी। अध्यक्ष जी, धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय नायब सिंह सैनी जी का, मंत्री जी का। बहुत सुंदर चार्जिंग स्टेशन बना है, इट्स ए वर्ल्ड क्लास। और मैंने पता किया था कि उसमें बसेस जो हैं तकरीबन 20 मिनट के अंदर चार्ज हो जाया करेंगी। लेकिन प्रश्न गा में मैंने ये पूछा था कि 50 बसें पानीपत को मिलनी हैं, उसमें से 15 बसें मिल चुकी हैं, बाकी बसें कब तक मिलेंगी उसका शायद वहाँ अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया है, इसकी जानकारी चाहिए। जी मंत्री। विधायक जी, हरियाणा सरकार लगातार टेक्नोलॉजी के साथ और समय की आवश्यकताओं के अनुसार काम कर रही है। हम भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रदेश में, अपने बेड़े में हम शामिल कर सकें, लेकिन उनके लिए कुछ आवश्यकताएं भी हैं। इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, लेकिन चार्जिंग स्टेशन नहीं है जैसा होना चाहिए। मेरे पास पीछे सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स आए थे, तो मैंने उनसे बात की थी कि जब तक सफिशिएंट चार्जिंग स्टेशंस नहीं लग जाते तब तक ये व्हीकल्स पूरी तरह से फायदेमंद नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हमने चार्जर लगा दिया, घर पे चार्ज कर सकते हैं। मैंने कहा एक आदमी शिमला गया है, अब वो चार्ज करने घर थोड़ा आएगा, हमें स्थान स्थान पर। फिर उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन लग गए हैं। अब एक फैमिली आ रही है, उसमें 5 आदमी हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर वो चार्जिंग के लिए खड़ी हो जाती है, तो 2 घंटे वो परिवार में बैठकर क्या करेगा? ना टॉयलेट है, ना रेस्ट हाउस है, ना रिफ्रेशमेंट है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप सारे देश में आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, आप चार्जिंग स्टेशन बनाएं जिसमें चार्जिंग स्टेशन भी हो, टॉयलेट भी हो, रेस्टोरेंट भी हो, ताकि एक फैमिली जब लाइन लगी हुई है तो बैठकर वहां पर कुछ समय के लिए अपनी गाड़ी को चार्ज करवा सकें। तो इस बात को उन्होंने सबने सराहा है और हम सरकार की तरफ से भी हम ये चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं और इसी प्रकार से लगाने जा रहे हैं, मैंने कहा है। और ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाया गया है कि जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं ताकि इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं या बसें हैं उनको चार्जिंग कराने में दिक्कत ना आए। जहां तक विज साहब का प्रश्न है, हमारी कोशिश है कि 3 महीने के अंदर अंदर हम आपको बसें दे देंगे। ठीक। नेक्स्ट श्री योगेंद्र राणा। क्वेश्चन नंबर 35। जी मंत्री जी। अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा सवाल जो है विधायक जी ने पूछा है। कै का जवाब है हाँ श्रीमान जी, और खे में श्रीमान जी ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है, क्योंकि जो ये साइट है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर किया है 1996 में, तो वही इसकी देखरेख जो है
एएसआई इसका पूरा देखरेख करता है, पुरातत्व विभाग भारत सरकार जो है उसका सारा देखरेख वही करता है। तो ये मेरा जवाब है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारी सरकार भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ ये हमारा जो असंध का जरासंध टीला है, पुरातत्व विभाग ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को कहीं ना कहीं उसकी देखरेख करता है और माननीय मंत्री जी भी हमारे वहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं, तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, यदि वो टीला, वो जरासंध का जो किला है, उसका यदि पुरातत्व विभाग सौंदर्यीकरण करे, चाहे उसमें पार्क बनाए, चाहे अन्य उसको डेवलप करे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जो इस टीले का भी सुधार हो पाएगा। इसमें अध्यक्ष जी, ये बहुत ही सदन के लिए भी बड़ी इंफॉर्मेशन का विषय है कि बहुत ही ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसको राष्ट्रीय महत्व का ये साइट है और इसमें जैसे विधायक जी ने कहा है, हम कोशिश करेंगे ये साइट से मिल कर के कि इसमें अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट क्या हो सकता है, वो हम पूरी कोशिश करेंगे। इसमें कई तरह की चीज़ें इसमें देखेंगे अध्यक्ष जी। पुराने समय की जो अवशेष मिले हैं उसमें कुषाण स्तूप मिले हैं, उसके अलावा आप देखेंगे पेंटेड वेयर मिट्टी के बर्तन मिले हैं और ऐतिहासिक सिक्के मिले हैं और मध्यकालीन पूरब शेष भी मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको मिलकर के प्रयास करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें चाहूंगा कि भाई इसमें हम मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद। श्री अर्जुन चौटाला। सर, क्वेश्चन नंबर 36। श्रीमान जी, विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत। अर्जुन जी। अध्यक्ष महोदय, पहले सवाल का तो जवाब मेरे को मिल चुका है। मेरा दूसरा जो सवाल था उसके अंदर ये था कि मर्ज होने के बाद जो स्कूल मर्ज करे गए हैं उनके अंदर क्या बढ़ोतरी हुई है स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट की, ये मेरा सवाल था। जवाब में मेरे को जी ये मिला था कि भाई कितने स्कूल डीमर्ज कर दिए गए, तो डीमर्ज का नहीं चाह रहा मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो स्कूल मर्ज करे गए हैं उनके अंदर एनरोलमेंट की क्या बढ़ोतरी हुई है, उनके अंदर क्या फर्क पड़ा एनरोलमेंट में। देखिए, जो मर्ज किए गए स्कूल थे उनमें से धीरे धीरे करके कुछ साथियों ने सरकार का सहयोग किया, बच्चों को प्रवेश दिलवाने की बात की, तो उनमें से 137 स्कूलों को हमने पुणे खोल दिया। मैं निवेदन सभी माननीय सदस्यों से ये भी करूंगा सर कि सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हुई है, आप सब लोग भी इस बात की तरफ ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन करवाने में वो मदद करें ताकि कोई इस तरह की नौबत आए नहीं कि हमें किसी स्कूल का समायोजन किसी दूसरी जगह पे करना पड़े। इसलिए जिन स्कूलों में बढ़ोतरी हुई है, बच्चे आए हैं, हमने उनको पुनः खोला है और 137 ऐसे स्कूल हैं जिनको हमने उसमें खोल दिया गया, उनमें प्रवेश चालू किए गए हैं। देखें स्क्रीन देखें आप, ये वो मंत्री नहीं है जिसकी फोटो है, जो ये दोनों फोटो में अंतर है। वो तो गाड़ी लगाए बैठा है, ये मंत्री जी की लेटेस्ट फोटो लगवाई जाए इसमें, अगले सत्र से पहले करा दें। जी अर्जुन जी। ये तो मैं मंत्री जी की बात से सहमत हूँ कि सबको कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करें, लेकिन किसी का भी रूप ऐसे बदल गया हो तो लेटेस्ट फोटो भिजवाएं। जी अर्जुन जी। मेरा सवाल तो जी वही रहेगा कि जो स्कूल मर्ज करे गए हैं उनके अंदर बढ़ोतरी क्या हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, जो बढ़ोतरी हुई है स्कूलों में उसमें हमारे जो स्कूलों में ये जो समायोजन था सर, 25 बच्चों तक जब वो थे तब हमने ये फैसला किया था 2019 में कि अगर एक स्कूल में 25 बच्चे हैं तो हम उसको समायोजन करेंगे। 2020 में हमने नहीं किया, 2021 में हमने तय किया कि 0 से 9 बच्चे जहाँ पे हम लोग उसका समायोजन करेंगे। बाद में हम लोगों ने जहाँ पर यह संख्या बढ़ी है
और उसकी संख्या 50 से ऊपर हुई है, हमने उन स्कूलों को पुनः खोल दिया है। अब उसकी जो एग्जैक्ट संख्या आप पूछना चाह रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट संख्या आप तक पहुंचवा देंगे। ठीक। श्रीमती सावित्री जिंदल। प्रश्न संख्या 37। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2 आरओबी की बात है शहर के अंदर, और इसमें डिपार्टमेंट ने रेलवे के साथ ज्वाइंट अध्ययन कर लिया है, फिजिबल पाए गए हैं, और अब रेलवे को इसके भेजा हुआ है उसकी सहमति देने के लिए। मैं समझता हूं कि मैंने कहा भी अधिकारियों को कि इनसे जल्दी बातचीत करके, और जैसे ही हमारे पास रेलवे से मंजूरी आ जाएगी हम इनको शुरू कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो पहले वाला जो पुल है जो डाबड़ा चौक से जो चलते हैं, उसकी मैं जरूर कहूँगा कि बाद में आप ही ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि वहाँ बहुत दुकानें हैं, और उसका मैंने अधिकारियों को साथ में ये भी कहा है कि इस बात की भी फिजिबिलिटी चेक कर लें कि आरयूबी से अगर काम चल जाता हो नीचे से जो है रेलवे अंडर ब्रिज से, और आगे वाला जो है वो आरओबी रहेगा, क्योंकि पानी का जल स्तर ऊपर है, उसके फिजिबल होगा या नहीं होगा ये जरूर चेक कर ले, नहीं तो माननीय सदस्य कोई दिक्कत हो सकती है। हम दोनों एक ही शहर के हैं, इसलिए अच्छी तरीके से पता है हमें। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इनको सारा मालूम है वहाँ का, और यही निवेदन करूँगी कि ये बनवा देंगे तो यहाँ पर यातायात सुविधाएं हो जाएंगी लोगों को, क्योंकि जब जाम हो जाता है, जब पुल बंद हो जाता है तो, और आप रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से लोगों को तकलीफ होती है, तो प्लीज जल्दी करवा दीजिएगा। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि शहर के अंदर जाम रहता है और उस जाम के लिए हमने एक कमेटी बना करके माननीय सदस्य को भी उसमें है, और माननीय रणधीर भी उसके अंदर अभी ले लिया गया, उसके लिए हम भी कार्रवाई और भी कर रहे हैं, और इसको भी जैसे रेलवे से मंजूरी आ जाएगी हम जल्दी बनाएंगे, और मैंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर उनसे फॉलोअप करके मंजूरी मंगा ली जाए। ठीक है। श्री बलवान सिंह। श्री बलराम दांगी। आगे जी। बड़ी मुश्किल से रन आउट होते होते बचे। 38। बोला माननीय परिवहन मंत्री जी। कह और खा। हाँ श्रीमान जी, फतेहाबाद हिसार लोकल मार्ग पर चलने वाली सभी बसें बोंडा, होशनाक एवं खाराखेड़ी गांव के बस स्टॉप पर रुकती हैं। ये प्रतिदिन 66 फेरे लगाती हैं तथा यात्रियों के टिकटों को विधिवत पंच और रिकॉर्ड किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को लगता है प्रशासन ने माननीय मंत्री जी को गुमराह किया गया है। शायद कल तक भी खाराखेड़ी और बोड्डा सुरा की टिकट पंच नहीं हो रही थी। जब मैंने जीएम रोडवेज फतेहाबाद से बात करी तो अपने स्टाफ का एक आदमी बोड्डा और सुरा को छोड़ते हैं और एक छोड़ते हैं ब्रिज बना हुआ है खाराखेड़ी से पहले, वे ब्रिज के नीचे से बसें जाए। जब उनका स्टाफ का आदमी कोई खड़ा होता है तो बसें ब्रिज से नीचे ही जाती हैं या बुड्ढा सुरा रुकती है। जब स्टाफ का कोई आदमी खड़ा नहीं होता तो बुड्ढा वालों को अग्रवा मेडिकल कॉलेज में उतारते हैं और खाराखेड़ी वालों को बुड्ढा उतारते हैं। अब छोटी छोटी बच्चियां होती हैं पढ़ने वाले, मेडिकल कॉलेज में जाती हैं, फतेहाबाद स्कूल में आती हैं, उनके लिए शायद अगर इनको गुमराह नहीं किया गया तो आज ये टिकट पंच हो रही है नहीं हो रही। मेरे हिसाब से कल शाम के 6 बजे तक टिकट पंच नहीं हो रही थी, आज कोई ऐसा आदेश है तो पता नहीं। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, बसों में हमने ऑटोमेटिक टिकटिंग का सिस्टम लगाया हुआ है और उसको हम और भी एडवांस कर रहे हैं। उसमें अब एटीएम कार्ड से भी टिकटें ले सकें ताकि उसका पूरा रिकॉर्ड रह सके। जहां तक बस स्टैंड पर बसों के जाने की बात है, प्रैक्टिकली इसको मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के लिए डिपार्टमेंट को आदेश दिए, जिसका काफी काम पूरा हो चुका हुआ है।
ताकि कौन सी बस किस वक्त कहां है। जैसे एयरपोर्ट पर जहाज का पता लगता है कि कहां है, कितनी देर में आएगा, उसी प्रकार से हमारी बसों का पता लगेगा। बस स्टॉप के ऊपर बकायदा वो स्क्रीन लगाई जाएगी और पता लगेगा कि ये बस इतनी दूर है और यहां आ जाएगी। उसके लिए मैंने ऐप भी बनवाई है, वो बन गई थी, उसमें कुछ डिफेक्ट आया है, मैंने दोबारा उसको बनाने के लिए कहा है। कोई भी आदमी अपनी ऐप में देख सकता है कि मेरी बस कितनी दूर है, कब आएगी, कब जाएगी, और हम देख सकेंगे कि कौन सी बस कहां जा रही है। जो उसको रूट दिया उसी रूट पर जा रही है, वो खड़ी हो रही है, नहीं हो रही है। बहुत अच्छी। ये सारी चीज मंत्री मेरे डेस्क पर भी होगी। उस स्टॉपेज का पंचिंग का है विषय कि वहां पे पंचिंग शुरू हुई क्या? डिपार्टमेंट ने कोई जवाब आपको दिया है? और खाराखेड़ी कल शाम तो जवाब चेक कराना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने जवाब दिया है कि टिकट पंच हो रही है, वो कह रही है पंच नहीं हो रही, तो दोबारा चेक कराना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, सारी बात बतानी पड़ती है। नहीं ठीक है, अभी अभी डिटेल में नहीं, प्रश्न रह जाएगा। मैं एक प्रश्न और लेना चाह रहा हूँ, आपका दोबारा से जानकारी ले लेंगे। एंड ही इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है तो फिर ठीक, ही इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट बलराम दांगी सर, क्वेश्चन नंबर 39। जी माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने पूछा है कि तहसील महम और लाखन माजरा के लगभग 16 गांव हैं, उनके अंदर जो फसल खराबे का मुआवजा कितना दिया गया है और इन सभी गांवों को दिया गया है, नहीं दिया गया, टोटल कितना दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा 5,61,08,437 रुपये का मुआवजा इन लगभग 16 गाँवों के अंदर दिया गया है। और जो गिरदावरी जितनी भी थी जिन गांवों की 25 से 33% तक सारा का सारा मुआवजा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो ये मुआवजा गया है, जितने किसानों के नाम लिखे हुए हैं या संख्या लिखी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ 25% है। अब जैसे बैणी सुरजन है, मेरे सामान गांव है, बैणी महाराजपुर हो गया, बैणी बैरो है, बैणी चंद्रपाल हो गया, फरमाना हो गया, बेडवा है, सीसरखास। स्पीकर सर, इनमें तो बिल्कुल 100 की 100 जितनी भी गांव में जमीन है, टोटली में पानी पूरे मतलब फसल बर्बाद हो चुकी है। तो उस बात के लिए भी मेरी निवेदन है कि उनकी दोबारा से एक बार फिर अच्छी तरह सारी वो गिरदावरी करवा के और उसको वो मिला जाए। और इसमें सर थोड़ा सा मेरा और ये है शॉर्ट में कि मेरा फरमाना गांव है, मदीना है, मोखरा है, वो तो इसमें आए नहीं सर कुछ भी। अब मोखरा खेड़ी गांव है, मोखरा खेड़ी गांव में इन्होंने सिर्फ 16 किसानों को कह रहे हैं, लेकिन मोखरा खेड़ी हमारी एक छोटी सी पंचायत है। उससे अलग मोखरा खास है, मोखरा खांडन छाजन है, मोखरा रोज है। उन गांव उन किसानों को किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं। और मदीना में भी इसी प्रकार, मदीना 11,000 वोटों का गांव है सर, उसमें भी कोई एक किसान को भी मुआवजा नहीं और उनकी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप एक बार फिर इसके उसमें दोबारा वो करवा के, आपने गिरदावरी करवा के और दोबारा से इसको मुआवजे को दोबारा वो करके इसमें दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पहले भी मैं सदन में बता चुका हूं पहले क्वेश्चन पर कि 2-2, 3-3 लेयर का इंस्पेक्शन हो चुका है और अच्छे तरीके से गिरदावरी को बिल्कुल जो गिरदावरी जो किसानों ने आवेदन किया था उन सबको अच्छे तरीके से चेक करके 25% से ऊपर का जो खराब हुआ है 25 से 33% तक सरकार ने मुआवजा देने का काम किया है। वहाँ के लोकल पटवारी, गिरदावर, एसडीएम, डिप्टी कमिश्नर सबने चेक किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया। 3 दिन रेगुलर मीटिंग ली, उसमें 8-9 पटवारियों को सस्पेंड किया गया, कई सारे अधिकारियों को चार्जशीट किया गया कि ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, किसी तरीके की कोताही ना बरती जाए। इसलिए हरियाणा सरकार, मैंने पहले भी बताया था माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मामले में बिल्कुल संवेदनशील होकर सभी एक किसानों को मुआवजा देने का काम 116 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। सर, आज भी खेतों में पानी जिन किसानों के खड़ा है उनको एक रुपए तक का मुआवजा नहीं मिल रहा। और जो ये अब भी 3-4 फुट पानी है और उसमें एक और आपको अलग एक और स्पीकर सर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पोर्टल पे जो फोटो अपलोड किए गए हैं
वो अब 5-7 किलोमीटर तक इकट्ठा पानी खड़ा है। हुड्डा साहब ने भी वहां पे जाके पूरा देखा था सारा उसमें, और उनका वो कह रहे कि एक ही फोटो, अब हर एक जगह जाके कैसे एक एक किले में कैसे जाके फोटो खींचे जाएंगे, वो सारे के पूरे उसमें वो आ रखे हैं। किसी एक तो मेरा एरिया का कुछ निवेदन ऐसा है तो आप लिखित में मंत्री जी को हाँ, जब पहुंचा मेरा दें। निवेदन है इसको ज्यादा से ज्यादा और दोबारा करवा कोई ऐसी कोई आपको लगता है निमित्ता कहीं पर हुई है तो वो डिटेल आकर बता दें, दे दें फोटो, क्योंकि एक साथ 5-5, 7-7 किलोमीटर के फोटो को तो एक जैसा माना नहीं जाएगा, अलग अलग फोटो होंगे खेत वाइज। ठीक है, वो आपको अलग से, लेकिन अलग अगर से आपको करेंगे। लगता है, माननीय लेकिन आपको लगता है सदस्यगण, तो वो लिखित में अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, बलराम जी होगी बात होगी, बैठिए आप, बलराम जी होगी। जी मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष द्वारा आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आ रहे हैं। मैं इसके विषय में कुछ बात आपके ध्यान में लगाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि यह परंपरा के अनुरूप नहीं है, फिर भी बात बहुत गंभीर है और इसे चर्चा की शुरुआत से पहले रखने का मेरे पास समुचित कारण भी है। मैं इसीलिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन इस महान सदन के लिए बहुत ही साधारण दिन नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, कल इस महान सदन में 12:20 से 12:35 तक जो भी घटा है, हरियाणा प्रदेश के जन जन ने उसको देखा है, सुना है। वह कोई साधारण संवाद नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी भावपूर्ण ढंग से कहा कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी विपक्ष के नेता का इस प्रकार स्वागत हुआ हो। उन्होंने अपने वक्तव्य के अंत में हमसे यह भी अपेक्षा की थी, माननीय अध्यक्ष जी, जब हुड्डा साहब ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाएंगे नहीं। हुड्डा साहब को हमने कहा कि हम नहीं ऐसा, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें किसी की आवाज दबाने का कोई सवाल नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह सही भी था माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह स्वस्थ लोकतंत्र की ही निशानी है। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब, आपके और हमारे बीच में जो भावपूर्ण संवाद से हरियाणा की जनता के मन में इस महान सदन के रचनात्मक भविष्य को लेकर के एक बड़ा सुखद संदेश गया था। जनता को लगा कि हम सब पूरे मन के साथ उनके हितों से मिलकर के काम करेंगे। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस इस बात का है कि 2 घंटे भी नहीं बीते, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो यह विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसको पढ़ा भी। पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की
नजर नहीं है। मैंने ऐनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के सहन ही नहीं है उसके ऊपर। नहीं, देखिए, या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। अध्यक्ष जी नई प्रथा चला रहे। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, कोई भी 18 एक मिनट, आप बात उठाओगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसने साइन किया, नहीं किसने साइन किया, मुझे अननेसेसरी बातें करना। एक शेर याद आ रहा है, मुझे एक शेर याद आ रहा है। लाओ तो कत्लनामा मेरा, लाओ तो कत्लनामा मेरा, मैं भी देख लूं किस किस की मोहर है, सरे मजर लगी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षरों को ध्यान से देखा, किस किस के साइन हुए हैं, किस किस की मोहर लगी हुई है, मैंने पूरा ध्यान से देखा। मुझे उसमें हुड्डा साहब के कहीं भी हस्ताक्षर दिखाई नहीं दिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, अरे एक मिनट बैठ तो जाओ, ये विषय नहीं है। एलओपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, या तो आप लीडर नहीं मानते, या तो आप लीडर नहीं मान रहे। बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, कोई बात। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सीनियर लीडर वी साहब ने उनके स्वागत में एक शेर भी पढ़ा था, माननीय अध्यक्ष जी, उनका स्वागत किया था। और हमारे वी साहब, क्योंकि जब उनके मन में आता है कि 1 साल के लंबे अंतराल के बाद हमें विपक्ष का नेता मिला, तो उनके नहीं, देखिए, इनके मन में कुछ भाव आया और इन्होंने उस शेर को पढ़ा। एक मिनट बात तो सुन लो जी। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने उस शेर को पढ़ा, परंतु मुझे ऐसा लगा जो विज साहब ने शेर पढ़ा, इन्होंने उस बात को कहीं और ले गए। मेरे पास तथ्य भी हैं, उस बात को कहीं और ले गए इन्होंने। मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस को हुड्डा पर यकीन नहीं था, कांग्रेस को हुड्डा पर यकीन नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, सीट पे जाओ। ठीक है, वो जो भी देश की जनता को कांग्रेस पर यकीन नहीं। सीट पे जाओ, सीट पे जाओ। आप लोग सीट पे जाओ, सीट पे जाओ। आप लोग सीट पे जाओ, सीट पे जाओ। सीट पे बात करो, सीट पे बात करो। आप सीट पे जाओ। आप अपनी बात को हम लोग आप हेलमेट करिए अपने विषय को। आप लोग सीट पे जाओ।
हुड्डा साहब को जवाब दे देंगे, हुड्डा साहब जवाब दे देंगे, हुड्डा साहब। चलो अपनी सीट पे चले सर, सभी अपनी सीट पे चले, बलराम अपनी सीट पे चले सर। चलिए बस ठीक है, अपनी सीट पे चले आप। विमला जी 1 मिनट, विमला सीट पे चले अपनी। मान्य अध्यक्ष जी 1 मिनट की आप अपनी सीट पे चले चाहिए, ये कोई तरीका है? बिल्कुल चलना चाहिए, तो कभी देखा नहीं है। आप अपनी बात रखिए, 1 मिनट आप अपनी बात रखिए। सीएम साहब बात करिए, आप अपनी बात। ये कुछ भी कहता नहीं है, हम कैसे सुनेंगे? ये कुछ भी कहता नहीं, हम कैसे सुनेंगे? इनको मालूम होना चाहिए डेमोक्रेसी में क्या है। मान्य अध्यक्ष आप बताइए, मेरा आपसे सवाल है। मान्य सवाल कर दी, मेरा आपसे सवाल है। 1 मिनट सीएम साहब आप मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने आपको टच किया, आपको टच किया, सीएम साहब आपको टच किया, आपको टच किया, आपको टच किया। मुख्यमंत्री जी सीएम साहब आप अपनी बात नहीं, मैं अपनी बात रखा, मैंने अपनी बात रखनी। हुड्डा साहब आप क्यों नहीं है? नहीं ठीक है, प्लीज आपको जी प्लीज सीएम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट, बत्रा जी प्लीज बैठिए। ओके आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी आप मेरी पिछली डिबेट भी निकाल करके देख सकते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने तो ये कहा है कि हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही विपक्ष का नेता मानते हैं। हमने कहा, मेरी एक स्टेटमेंट निकलवा दो। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, कि हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही विपक्ष का नेता मानते हैं। ये बिल्कुल आपके पास रिकॉर्ड में होगी मेरी बात, आप निकलवा करके देख लो। हमने कोई आपत्ति नहीं दर्ज करी, आपत्ति दर्ज करी तो इन्हीं के नेताओं ने करी। माननीय अध्यक्ष जी मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, 1 मिनट, मैं इसलिए कह रहा हूं, कल जो शेर हमारे विज साहब ने पढ़ा है, नहीं हुआ नहीं कुछ भी, अरे हुआ नहीं कुछ भी, मैं बता रहा हूं। अरे गीता जी माननीय चलिए, बात तो मेरा निवेदन है इस विषय को अगर हम खत्म करें जल्दी और हम अगले काम की तरफ बढ़े। नहीं हम अगले काम की तरफ बढ़े। आपके पक्ष तो हमारा ये प्रयास है कि हम ठीक तरीके से चले, परंतु मेरा कहना है कि विषय को हम ज्यादा लंबा ना बढ़ाए। मेरा दोनों तरफ से निवेदन है, मेरा दोनों तरफ से निवेदन। मैं तो सिर्फ मैं उनको कहो ना, चौधरी साहब 1 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठ आप देखिए, हमने इसको बगैर ज्ञान के बात होगी। मैंने बड़े सम्मान के साथ सम्मान किया है विपक्ष के नेता का, और ये पहली बार हुआ है, और हुड्डा साहब ने भी उस बात को स्वीकार किया, माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे आपने भी सम्मान किया, उन्होंने भी सम्मानजनक बोला। हाँ। और ये सम्मान लगातार दोनों तरफ से रहना चाहिए, हमारे दोनों तरफ से रहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट बात खत्म करने दीजिए। जो हमारे विज साहब ने शेर पढ़ा है वो महान सदन ने पूरे हरियाणा ने सुना है। उस शेर को कांग्रेस के एक बड़े नेता सांसद ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगा करके उसकी खुशी मनाई। भाई खुशी मनानी है तो राहुल गांधी के यहाँ जाकर ढोल बजाओ ना, भी विपक्ष का नेता बना दिया, या सोनिया गांधी के यहाँ बजाओ। भाई उन्होंने जो कहा है आपके उसमें कहा, खुशी मनाने का क्या मतलब है उसमें? नहीं गलत है। अध्यक्ष महोदय मेरे को बहुत ही देखिए, मेरा निवेदन है, सभी सीनियर लोग हैं, कृपया हाउस को ऑर्डर में रहने दें। मेरे को कहा वो खड़े हो गए, सभी हाउस को ऑर्डर में रहने दें, क्योंकि बहुत मुश्किल से
सदन की जो कार्रवाई सुचारू चलती है उसका अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें और इस तरह का जो सदन में होता है इसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता। आई एम वेरी क्लियर। हुड्डा जी आप संक्षिप्त में अपनी बात महोदय जी। एक बार हुड्डा साहब खड़े हैं प्लीज, 2 मिनट। हुड्डा साहब पहले खड़े हुए हैं, नहीं 2 मिनट आप नहीं विद साहब, वो पहले खड़े हैं, उनको लेट हिम स्पीक। नहीं आप इसके बाद बोल लीजिए। हुड्डा साहब पहले खड़े हुए, सीएम साहब के बोलते हुए वो खड़े थे। हुड्डा साहब आप अपनी बात रखिए पहले, आप प्लीज उसके बाद कह लीजिए जो कहना। नहीं बाद में, अभी हुड्डा साहब ने मेरे से परमिशन ली है, हुड्डा साहब परमिशन लेके खड़े हैं। आप हुड्डा साहब आप अपनी बात रखिए अध्यक्ष और मेरा निवेदन है कि इसको अगर हम खत्म कर सके तो बहुत अच्छा है, वरना आप बहुत सीनियर है सब लोग, और अगर आप इस तरीके से सब हाउस को चलाना चाहते हैं तो ये हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैंने पहले भी ये बात कही थी, हम यहाँ हरियाणा प्रदेश की जनता के नुमाइंदे हैं और उससे भी आगे बोलूं, उनकी भावनाओं को यहाँ पहुंचाने वाले लोग हैं। हमारी इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। पब्लिक सब देख रही है। मेरा निवेदन है कि इस विषय को जल्दी हम खत्म करें, हाउस को सुचारू चलाएं। हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, देखिए मेरे को बड़ा अफसोस हुआ ये देख के। कल ये बात हुई थी भाई हम प्रयास करेंगे सदन की गरिमाएं रखें, और दोनों तरफ से बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैंने भी कहा। नहीं, आज जिस विस्तार से भाषण हो रहे हैं, बीइंग क्वेश्चन आज जिनका कोई मतलब नहीं, इनका हमारी पार्टी में कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं। मैं क्या कहने लग जाऊं, मेरे पास तो बहुत सी बारी बातें हैं कहने लग जाऊं तो, लेकिन ये हाउस की बातें नहीं है। कहो, बाहर स्पीच में कहेंगे आपको। जब इतना, मैं ये नहीं कहना चाहता कोई ऐसा आप शब्द देंगे, लेकिन जो भी इस गद्दी पे बैठा हो, इस स्थिति में बैठा हो, उसको ज्ञान तो होना चाहिए कि भी क्या कानून है, कि अविश्वास प्रस्ताव पे क्या होना चाहिए, कैसे आ सकता है ऐसे। उसका एक ही कंडीशन है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, केवल 18 मेंबर चाहिए ना? किसके साइन है, किसके नहीं साइन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? कैन यू आस्क क्वेश्चन? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, दैट इज क्लियर। माननीय अब ये बोलते रहे, मैं बैठ सुनता रहा। आप मेरे इनको बैठाओ। अध्यक्ष जी एक मिनट तो क्वेश्चन उसके अध्यक्ष ऑफ ऑब्जेक्शन, अध्यक्ष महोदय, उसके साइन आपने स्वीकार कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भी आपने स्वीकार नहीं किया, आपने उसको स्वीकार कर लिया। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं पहले भी कह रहा हूं, हम पूरी चर्चा कराएंगे, परंतु हम ये बात कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साइन नहीं है। नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये तो होना चाहिए क्या। जब आपको पता है कि जब ये फैसला हुआ हमारी पार्टी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि मैं अविश्वास पत्र लाएंगे, मैं नहीं करता साइन। सब सारे हरियाणा ने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने एड्रेस करी। जब नहीं आपने सुना था कि किसने कहा ये, तो ऐसी बातें कहना, चलिए निराधार बातें कहना। ठीक है, साहब इसको खत्म। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये डिलीट किए जाए वर्ड। ठीक, इनके भी मेरे तो मैं, आप प्लीज बैठिए। मुझे एक नहीं डिलीट करो तो आई विल एक्सेप्ट इट। मेरे भी कर दो, उनके भी करो। ठीक है, कोई भी ऐसा अगर शब्द होगा, अगर वो आपत्तिजनक होगा तो वो डिलीट होगा। नहीं, आप मैंने बोल दिया, मैं बोल रहा हूं तो उसका कोई अर्थ है। मुझे एक इम्पोर्टेंट नहीं, वो बोलिए। सबसे पहले तो यह है कि ये कल हुड्डा साहब ने जो बोल दिया वो ना दोहराएं। रिपीट ही करूंगा, वो ना दोहराएं। रिपीट ही करूंगा। हाँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कोई हक, कोई औचित्य नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अपोजिशन। ये हुड्डा साहब बोल चुके हैं। मैंने बोल रही, उससे अलग कुछ है नहीं। हुड्डा साहब आपने विषय रख दिया और उसको खत्म करें। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कोई अनाउंसमेंट करनी है। नहीं, मुझे कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। ये ही इज टॉकिंग डिफरेंट थिंग। वो ये कह रहे हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस आ गया उसके बारे में चर्चा, वही बात आपने रख दी। मैंने ये सोचा था, हमने सोचा था कि वो जवाब दे रहे थे एक पर्सन का, शायद उसमें ऐड करे होंगे। ये खड़े हो गए, ये बात करने लगे। नहीं, चलो वो आपने बात रख दी, अब आगे ना बात। बत्रा जी प्लीज, बत्रा जी आप क्या इस विषय को खत्म कर सकते हैं? नहीं, हुड्डा साहब
हुड्डा साहब क्या इस विषय को खत्म कर सकते हैं? मैं आपको कह रहा हूं। नहीं ठीक है, मुझे कोई अनाउंसमेंट करनी है, आप प्लीज बैठिए। ठीक है, प्लीज अब आप बैठिए। बत्रा जी, आपको बहुत मौके मिलेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, वो ऐड मैंने करा दिया है, वो ऐड करा दिया है, वो चूक थी गीता जी, वो चूक थी, मैंने ऐड करा दिया है वो, और मेरी हुड्डा साहब से बात भी होगी इस बारे में। अब इस विषय को खत्म करें। हाँ, वो कल हमने ऐड कर दिया था, वो कल ऐड कर दिया था। प्लीज अब आप बैठिए। ठीक है, ओके, ठीक है, आप बैठिए। ठीक है, ये बात ठीक साहब, है। इसको वाइंड अप करेंगे आप तो अच्छा बोलने नहीं रहेगा। देते, वाइंड अप लो, वाइंड अप करेंगे, क्या दिक्कत नहीं आपकी मर्जी है, पर वाइंड अप करेंगे तो अच्छा रहेगा। वाइंड अप करें, विषय ज्यादा ना बढ़े, मेरा इतना कहना है। आप सब सीनियर, मैं सम्मान करता हूं, मैं सम्मान करता हूं, पर हाउस भी देखना है। अब मैं बात कर रहा हूं। रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप रखिए अपनी बात। आप कोई गंभीर बात ही करेंगे, गंभीर बात करेंगे, आप रखिए जी। मैं गंभीर बात ही करता हूं, और जी, मेरी जी। बात करने से कई गंभीर हो जाते हैं। जी हाँ। जी, अध्यक्ष महोदय, टेक्निकली इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष के नेता ने साइन करे या नहीं करे। बात है ना, बात है, पर अगर विपक्ष का नेता साइन नहीं करता, मोरनी, देखिए, मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट किया है। अब नो कॉन्फिडेंस पे चर्चा तभी होगी, उससे पहले मैं कोई चर्चा अलाउ नहीं करूंगा। और मुझे अभी कोई अनाउंसमेंट करनी है। एक मिनट बैठिए आप लोग। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। आई हैव टू इन्फॉर्म द हाउस दैट श्री जगरूप बराड़, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइनिंग एंड क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, is present in the speaker gallery to witness the proceedings of the house. I on behalf of this house welcome him. माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्रीमती रेणु भाटिया, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन, दर्शक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है। सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री परमवीर सिंह विधायक ने दूरभाष के माध्यम से सूचित किया है कि वे अस्वस्थ होने के कारण आज 19 दिसंबर 2025 को सदन की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। मैं नाम पढ़ के सुनाऊंगा जिनका ड्रॉ में नाम निकला है। श्री भगवान दास, श्रीमती शैली चौधरी, श्री लक्ष्मण सिंह यादव, श्री राजेश जून, श्री इंदुराज नरवाल, श्री तेजपाल तंवर, श्री निर्मल सिंह, श्री सतीश कुमार फागना। अगर इनमें से कोई कल बोल चुका होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। श्री हरिंदर सिंह, श्री रघुवीर तेवतिया, श्री ओम प्रकाश यादव, चौधरी अकरम खान, श्री सुनील सतपाल सागवान, श्री पवन खरखोदा, श्री कपूर सिंह, श्री भगवान दास कबीरपंथी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने पिछले इन 11 वर्षों में इस प्रदेश को नई दिशा दी और प्रदेश को मजबूत करने का काम किया। तरह तरह की योजनाएं किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, महिलाओं के लिए योजना लाए और उनको मजबूत करने का काम किया। और साथ ही एक ऐसी व्यवस्था जिसका लोगों पर विश्वास उठ चुका था, उस व्यवस्था को ठीक करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से गांव में जोड़ थे, पानी ओवरफ्लो हो जाता था और सड़कों पर पानी भर जाता था, एक योजना अमृत सरोवर योजना के माध्यम से उस प्रदेश के सभी तालाबों को उन्होंने ठीक करने का काम किया, उनका सौंदर्य करने का काम किया।
और आज ज्यादातर गांव में यह व्यवस्था ठीक हो चुकी है। और जो ये समस्या थी, पानी सड़कों पर रहता था, आज उस समस्या से छुटकारा गांव वालों को मिला है। और जो बड़े गांव थे उनमें सीवर डाल करके वो समस्या सीवर के माध्यम से भी दूर करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, आज गांव में ई लाइब्रेरी आज खोली जा रही है ताकि गरीब परिवार के बच्चे वहां बैठ करके अपनी तैयारी करें। और बड़ी खुशी की बात है कि इस जो ये ई लाइब्रेरी गांव में खोली थी, आज सैकड़ों बच्चों ने आज वहां तैयारी करके आज मौका मिला हरियाणा में सेवा करने का। माननीय अध्यक्ष जी, गांव में जिस तरह से पहले बिजली की व्यवस्था थी, गांव हो या शहर हो, 4-4 घंटे बिजली आती थी। एक बार ट्रांसफार्मर सड़ जाता था, उसमें हफ्ते लग जाते थे ठीक होने में। और पूरी तरह से इस व्यवस्था से लोग तंग थे। और खास तौर से जो बच्चे थे पढ़ने वाले और जो कर्मचारी थे ड्यूटी पर जाते थे, काफी परेशान रहते थे। लेकिन इस व्यवस्था को ठीक किया और आज 24 घंटे आज प्रदेश में बिजली देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, आज गांव में बच्चों के लिए पार्क बनाए जा रहे हैं। आज सीम दाम योजना के तहत आज जिस तरह से व्यवस्था थी गांव में जब लोग अर्थी को लेकर जाते थे, ना वहां बैठने की व्यवस्था थी, ना उसका संस्कार करने की कोई अच्छी जगह थी। सीवदाम योजना के तहत आज सभी गांव में एक अच्छी व्यवस्था करने का काम, क्योंकि सरकार ने पूरी ईमानदारी से पूरे प्रदेश में एक अच्छी व्यवस्था की है, बिना भेद विकास किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरा मुख्यमंत्री का धन्यवाद। माइक ऊपर कीजिए। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ की बात करूंगी। नारायणगढ़ की हमारी ये बहुत पुरानी मांग है कि जिला बनाया जाए। हमने पहले भी बार बार सदन में ये मांग रखी है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि नारायणगढ़ को जिला बनाया जाए। अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगी कि वो नारायणगढ़ के अंदर IMT लेकर के आए हैं, उसकी घोषणा की है। अध्यक्ष जी, स्कूलों की बात यहाँ पहले भी कल बहुत चर्चा हुई है। स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी स्कूलों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे महामहिम जी भी स्कूल के अंदर गए हैं और देखें क्या हाल है। सफाई का बहुत बुरा हाल है। वहाँ स्वीपरों की तो आज हरियाणा में बहुत ही कमी है स्कूलों के अंदर। अध्यक्ष जी, NCR के अंदर आज तो पंचकुला के अंदर भी आप देखेंगे प्रदूषण से क्या हाल हो रहा है। अगर किसान हमारे पराली जलाते हैं तो उन पे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। और पिछले दिनों देखा कि शादियों के अंदर किस तरह पटाखों का जलाए गए, क्या हाल था। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष जी, महिलाओं के लिए जो एक लाडो स्कीम योजना लेकर के आई सरकार, अध्यक्ष जी बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष जी, इसमें भी बहुत काट छाट की जा रही है। हमारी कुछ ही महिलाओं को इसका फायदा दिया जा रहा है और उसके अंदर भी ये 3 महीने के अंदर कर दिया कि 3 महीने में दिए जाएंगे। तो इस पर भी ध्यान दें, ये सभी महिलाओं को मिलना चाहिए इसका लाभ। जैसे कि चुनाव से पहले कहा गया था कि सभी महिलाओं को दिए जाएंगे। अध्यक्ष जी, राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, आज पेंशनें काटी जा रही हैं। आप देखोगे चुनाव से पहले तो ये बना दिए गए और अगर अच्छी बातें बनाए गए हैं तो अब इनको काटा क्यों जा रहा है। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि इसकी तरफ भी सरकार विशेष ध्यान दे और ये राशन कार्ड ऐसे ना काटे जाए। अध्यक्ष जी, मैं किसानों की बात करूं। अध्यक्ष जी, आज किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। जो ये बेसहारा पशु घूम रहे हैं, इससे फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करके MSP पर फसलें खरीदी जाएं। प्रदेश में नदी नालों की सफाई करवाई जाए ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। किसानों की फसलों को बेसहारा पशुओं द्वारा नुकसान करना और बेसहारा पशुओं का रोड पर एक्सीडेंट होना, इसका उचित प्रबंध किया जाए। बरसात के कारण किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा बिना किसी शर्त के दिया जाए और जिन किसानों को फसलों का नुकसान हुआ उनका कर्ज माफ किया जाए। किसानों को बिना किसी शर्त के कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाए। किसान आंदोलन किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। जिन किसानों के खेतों में हाई टेंशन बिजली लाइनें
जा रही हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। अध्यक्ष जी, अब मैं हरियाणा के आढ़तियों के बारे में बात करना चाहूंगी कि उनके लाइसेंस 31 मार्च 2026 के बाद रिन्यू नहीं किए जाएंगे। श्री मेरा लक्ष्मण यादव। अनुरोध है कि सरकार इस पर पूर्ण। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं इन 11 साल में व्यवस्था परिवर्तन करने का जो काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया, उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही उन सब व्यवस्थाओं को स्पीड अप करने का काम आदरणीय नायब सैनी जी ने किया है, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा कि पहले बीसी आयोग था ही नहीं, बीसी आयोग बना के और बैकवर्ड क्लास को न्याय देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और वहीं महिलाओं को भी सम्मान देते हुए आपने देखा पंचायतों में 50% आरक्षण देने का जहाँ काम किया, वहीं नगर परिषद, नगर पालिकाएं, ब्लॉक समिति में भी 50% आरक्षण देने का काम किया है। वहीं पंचायतों में भी 8% BCA को आरक्षण देने का काम किया और 5% BCB को आरक्षण देने का काम किया है। और निश्चित तौर पे आज क्रीमी लेयर को भी ठीक किया गया है, उसमें ना एग्रीकल्चर इनकम जोड़ी गई है और ना ही सैलरी को जोड़ा गया है। इसलिए आम जैसे हमारा विचार भी है अंतिम व्यक्ति का उदय, तो अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पॉलिसी पहुंची है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। एक मेरा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी। आजकल एक महामारी, एक बीमारी हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लिव एंड रिलेशनशिप की चली है, जिससे समाज का ढांचा बिगड़ रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति संस्कार बिगड़ रहे हैं, जिससे परिवार उजड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, जैसे उत्तराखंड सरकार ने लिव एंड रिलेशनशिप में जो रजिस्ट्रेशन करने का काम किया है, और रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब पुरानी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए, उसका पिछले से तलाक मंजूर हो। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि इस तरह के भी एक बिल लाना चाहिए जिसमें कंडीशनल लिव एंड रिलेशनशिप हो, वरना तो परिवार के परिवार धराशायी हो रहे हैं। जो हमारी व्यवस्था थी, जो हमारा स्ट्रक्चर था, वो निरंतर बिगड़ रहा है। मैं अपनी बात अपने करना चाहूंगा। अब पिछले दिनों मेरी सरकार ने बजट सत्र में सैनिक संग्रहालय की बात की थी, तो उसको भी सैनिक संग्रहालय बनाने का काम करें। ठीक उसी तरह से मेरा क्षेत्र सैनिक बाहुल क्षेत्र है, तो सैनिक सदन का भी प्रस्ताव था, उसमें भी मुख्यमंत्री की घोषणा थी, सैनिक सदन भी बनाने का काम करें। ठीक इसी तरह से 89 में जिला बना था, लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी भी मेरे जिले में बनाने का काम करें। यही मुझे इस अवसर पे कहना था, क्योंकि एक तरफ घड़ी बड़ी तेजी से चल रही है, और ठीक उसी तरह से सरपंचों को भी जो पावर बढ़ाने का काम मेरी सरकार ने किया है, इसीलिए हम आज हैट्रिक हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हमें अवसर दिया है। इसलिए मैं जनता का धन्यवाद करूंगा और आपका भी धन्यवाद करूंगा। अध्यक्ष महोदय जी नमस्कार। मान्यवर, सबसे पहले मैं अपनी बीजेपी सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे सभी गांव में शहर के लिए हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे सभी गांव में तथा शहर के लिए करोड़ों का बजट देकर बहुत सारे काम करवा दिए हैं और काफी कामों के लिए बजट पास कर दिए गए हैं। इस विकास के लिए मैं अपनी सरकार का बार बार धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, हमारे कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, इसको पूरा करने के लिए मेरी आपसे मांग है कि शहर के जल भराव की स्थिति पीछे बारिश में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसको रोकने के लिए मुंगेशपुर ड्रेन व वेस्ट जुआ ड्रेन के फेज 2 की रिटेलिंग वॉल जल्दी से जल्दी बनाई जाए। वेस्ट जुआ ड्रेन के फेज 1 और फेज 2 जल्दी बनाए जाएं तथा नॉर्दर्न बाईपास का पूरा रूप देने के लिए इस वेस्ट जुआ ड्रेन को आसोदा से आगे KMP NH 8 पर जोड़ने के लिए फेज 3 का भी प्रपोजल बनाया जाए। खेतों का बारिश का पानी निकालने के लिए 20 गांव में परमानेंट पाइपलाइन डाली जाए।
मान्यवर, दिल्ली से हरियाणा की जो मेन एंट्री बहादुरगढ़ शहर से भी होती है, वहां पर बहादुरगढ़ में एक हरियाणा का वेलकम गेट अच्छा सा बनाया जाए। बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन को आसोदा मोड़ तक बढ़ाया जाए। आपसे मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार से, कि बहादुरगढ़ सब डिवीजन में एक सारी हर तरह की फैसिलिटी है। पुलिस भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से है और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। बहादुरगढ़ को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। हल्के के सभी खेल स्टेडियमों में एक अच्छा सा बजट दिया जाए और शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम को एमसी में ट्रांसफर किया जाए। बहादुरगढ़ ओमेक्स सिटी को नगर परिषद में ट्रांसफर किया जाए। बहादुरगढ़ शहर जो आज से पिछले 15 सालों में डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है, उसमें पीने की पानी की क्वांटिटी बढ़ाई जाए। मास्टर प्लान 2021 के सभी रोड पेंडिंग है। सरकार से निवेदन है कि इन मास्टर प्लान के 2021 के रोडों को जल्दी से बनाया जाए। मान्यवर, लाइन पार के लिए 3 फाटक लगती है, उन पर आरओबी या आरयूबी बनवाने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए। धन्यवाद। श्री निर्मल सिंह कल बोल लिया। श्री तेजपाल तंवर। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में हो या प्रदेश में, जो काम आम लोगों के हित की बात थी, सब जगह सारे काम किए हैं। सभी डिपार्टमेंट में, चाहे सैनिकों को सम्मान हो, चाहे किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे स्टेडियमों की हो, स्कूलों की हो, कॉलेजों की हो, हॉस्पिटलों की हो, सब चीज बढ़ाई है। जो पहले 30 थी, आज 50-50 और 100 हो गई है। हर वर्ग का ख्याल किया है और सभी में काम किया है। किसानों की पानी की निकासी का काम किया है। किसानों को भरपाई योजना का पूरा लाभ मिला है। किसानों की फसल जो खराब हुई तो उसका मुआवजा मिला है। अच्छे हमारे जो बच्चे कभी नौकरी नहीं लगते थे, उनको पारदर्शिता पर नौकरी लगी है। बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी गई है। हमारे प्रदेश में आदरणीय मोदी जी ने जो केंद्र में काम किए हैं, आज हम जिन रास्तों से कई घंटे में निकलते थे, आज 2-2 घंटे के रास्ते हो गए हैं। ऊपर आरओबी और ऊपर के ओवरपुल कितने बनाए। पहले रेलवे का कई घंटों में हम खड़े रहते थे। इसलिए आदरणीय मोदी जी का जो कार्य, उन्होंने हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, वो सराहनीय कार्य है। सर, मैं अपनी विधानसभा के कुछ काम बताना चाहता हूँ। तावड़ू बाईपास बनवाया जाए। हमारे पास जमीन भी पड़ी है, सिर्फ उसका काम जल्दी करवाना है। हरचंदपुर जो डिस्ट्रीब्यूटरी काफी दिन से अधूरी पड़ी है, उसको पूरा किया जाए। राजीव चौक से जो हमारा एलिवेटेड सोना तक बना है, वो दमदमा पे रुका है, उसको IMT सोना जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है, वहां तक उसको पूरा कराया जाए। बाईपास सोना बनवाया जाए, उसका काम भी कंप्लीट मंजूर हो चुका है, लेकिन वो अभी अधूरा है, उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। हमारे कई स्कूल हैं, जो कॉलेज 2 हमारे जो चल रहे हैं, उनमें कुछ काम बाकी है, वो हमारे काम भी पूरे किए जाएं। 2 मिनी सचिवालय हमारे क्षेत्र में काम चल रहा है, वो भी अभी अधूरे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। गांव में पुराने गांव थे, वहां पर चौकीदारों की कमी है, वहां चौकीदार बनाया जाए। सफाई कर्मचारी जो हमारे प्रदेश में बड़े गांव हैं, उनमें सफाई कर्मचारी एक ही था, उनमें कम से कम सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएं। मेरी यही सरकार से गुजारिश है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कार्य किए, आदरणीय हमारे नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, हर वर्ग की बात करते हैं और हर आदमी से मिलने की बात करते हैं, ताकि वो किसी के इंतजार नहीं करते। कभी विधायकों को ले जा करके आम लोगों को मिलवाना पड़ता था, आज डायरेक्ट एंट्री है। जो नायब सिंह सैनी ने जो काम किए हैं, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में सबका काम करते हैं। हमारे कुछ साथी यहाँ पर कह रहे थे हमारे पानी नहीं निकला, भाई सरकार ने समय दिया था, हमारी फसल का मुआवजा नहीं मिला, पर जनप्रतिनिधि की भी कुछ जिम्मेवारियां बनती है। वो समय पे बताते तो जो काम छोटा मोटा अधूरा रह गया था वो पूरा हो जाता। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत माननीय अध्यक्ष जी,
आपने मुझे 0 ओवर में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से विकास कार्य बहुत बढ़िया चल रहे हैं। जहां पर पूरी विधानसभा में पानी भरा रहता था, अब वहां पर कोई पानी नहीं भरा हुआ, और मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद। और मेरे विधानसभा में कुछ कार्य ऐसे हैं जो भी अभी और बाकी हैं। मेरी विधानसभा में सेक्टर 56 में कूड़ाघर बना हुआ है जो गलत है, और वहाँ सेक्टर वासी और जो आसपास गांव में है वहाँ पर बहुत जो है ना बदबू आती है। कृपा करके उस कूड़ाघर को वहाँ से हटाया जाए। मेरी विधानसभा के पाली गांव में एक जेबीटी कॉलेज बना हुआ है और वो काफ़ी दिनों से बंद है, और उसकी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी कंडीशन में बनी हुई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा कि वहाँ पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जाए, क्योंकि मेरी विधानसभा में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। पाली गांव से सोना तक पीडब्ल्यूडी की 2 लाइन की सड़क है। कृपया इसे 4 लाइन की सड़क बनाया जाए, क्योंकि इस पे डेली जो वहाँ गांव है वहाँ डेली जो है इस पे कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं, और वहाँ कई जो है ना ऐसी मौतें हो चुकी हैं। कृपया करके इस सड़क को जो है ना 4 लाइन का बनाया जाए, और इस पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसके वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा भाकरी गांव से पाली गांव तक और पाली से नगला गांव तक सड़क आरसीसी की बनाई जाए। वहां पर तारकोल की सड़क है, वो रिपेयर कर देते हैं, और लेकिन वो बार बार टूट जाती है क्योंकि गांव के आसपास वहां पानी भी भर जाता है। तो कृपया करके उस सड़क को जो है आरसीसी की बनाई जाए। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और, मार्केट कमेटी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट गांव के अंदर 20 mm थिकनेस की जो तारकोल की सड़क बनाती है, जो कि बहुत जल्दी टूट जाती है, इसकी थिकनेस बढ़ाई जाए, 30 mm की जो है ना इसकी करी जाए तारकोल की। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ सरकारी स्कूलों के अंदर टीचरों की कमी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहाँ पर टीचरों की भर्ती और की जाए, जिससे कि हमारे यहाँ जो है ना शिक्षा की जो सरकार ने जो इतनी दी हुई है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। श्री हरिंदर सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे 0 ओवर में बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि यह किसानों की सरकार है। आपने देखा होगा पीछे जिस तरीका से प्रदेश में किसानों की फसल खराब हो गई थी, खराब होने के बाद लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को राहत देते हुए उनका ब्याज माफी की योजना चलाई, और उससे काफ़ी किसानों को फायदा हो रहा है। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में बहुत ही पुरानी समस्या थी, मेरे मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, इन दोनों के आशीर्वाद से जो जमुना का पुल के ऊपर एक ब्रिज बनना था वो बहुत तीव्र गति से बन रहा है। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मेरे क्षेत्र के अंदर जितने भी बड़े महाग्राम पंचायतें थी उनके अंदर उन्होंने कम्युनिटी सेंटर के बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर बनाने के जो कार्य किया है उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगभग 100 करोड़ की सड़कें मेरे विधानसभा के अंदर जो नई बन रही हैं, मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं और मुख्यमंत्री जी का उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से कार्य सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं, उसके लिए मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की 2-3 मांगे और हैं। वैसे यूएलडीबी मिनिस्टर ने मेरे क्षेत्र में बहुत अच्छी कार्य करा दिए, नगर परिषद में कुछ उनके प्रोजेक्ट और आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा उनको भी वो पूरा करने का कार्य करेंगे। और माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में एक जगह महिला कॉलेज चल रहा है, उसका टेंडर हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी उस कार्य को जगह आप शुरू कराएंगे जिससे कि बच्चों को वहां पर पढ़ने की ज़्यादा सुविधा मिल सके। और मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी आ गए हैं यहाँ पर, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप, एक बहुत मेरी पुरानी मांग है, काफ़ी दिनों से चली आ रही है, अग्रसेन पार्क की, होडल नगर परिषद में एक अच्छा अग्रसेन पार्क बना दें। आपसे यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और आपके माध्यम से एक और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर एक बहुत पुरानी मांग है सर, एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं है, जो काफ़ी दूर बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, उस मांग को भी मेरी को आपके द्वारा जी सरकार से। विधायक की बहुत पुरानी मांग है और कई बार ये विधानसभा के अंदर क्वेश्चन भी उठा चुके हैं।
तो मैं आपके माध्यम से इन्हें आश्वासन देता हूं, अगले कुछ दिनों में समय तय करके मैं खुद होटल जाऊंगा और जगह देखकर उस अग्रसेन पार्क को बनाने का काम करेंगे। थैंक यू सर। श्री रघुवीर तेवतिया, श्री ओम प्रकाश यादव, चौधरी अकरम खान। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं इस सरकार का ध्यान कुछ 2-4 बातें जो जगाधरी विधानसभा से संबंधित है उस बारे में सरकार का ध्यान दिलवाना चाहूँगा, क्योंकि अब आगे इसके बाद बजट सेशन आएगा और कुछ आम जनता की दिक्कतें हैं और मैं चाहूँगा कि इसकी तरफ ध्यान करके सरकार कोई ऐसे कदम उठाए ताकि इसको आने वाले वक्त में ये काम पूरे हो सके और आम जनता की जो शिकायत है वो दूर हो सके। बहुत से साथियों ने पानी की बात करी, वाटर लॉगिंग की बात करी। हमारे यहाँ ये बड़ी दिक्कत है, कटाव भी है, भूमि कटाव भी होता है और पानी भरता भी है कुछ जगहों में। एक तो मैंने पिछली बार भी रखा था क्योंकि अगला बजट सेशन है और ये काम होने हैं फिर बाद में। एक तो जो यमुना के साथ साथ की हमारी जो बेल्ट है उसमें जो ड्रेनेज का जो बाढ़ से बचाव के कार्य होने उसमें जल्द, ताकि वो, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था वो काम बहुत लेट हुए हैं और इस बार उसको जल्दी से शुरू करा जाए और उसके लिए एक बजट निर्धारित करके ज़्यादा से ज़्यादा काम वो कराए जाए। इसके अलावा वाटर लॉगिंग की जो बात है, जो हमारी बरसाती नदियाँ हैं उनके आसपास के जो इलाके हैं उसमें पानी भर जाता है और 1 साल 2 साल तक उनमें फसल नहीं होती उस ज़मीन में। तो मेरी ये मांग है सरकार से कि वो जो गांव है, जैसे एक हाफिजपुर है, वहाँ पर एक ड्रेन बनी हुई थी जिससे उनको काफ़ी फायदा होता था। इसके साथ साथ एक पंजेटो, मांडखेड़ी और मीरपुर गांव है जो बरसात में बिल्कुल पानी उनका कहीं भी नहीं जाता, वो भर जाते हैं, तीनों गांव पूरी तरह पानी रुक जाता है। तो मेरी ये मांग है कि उनका पानी निकासी के लिए उसको सोम नदी बिल्कुल उनके करीब पड़ती है, उसको वहाँ से उनको जोड़ा जाए। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब, मैंने पहले सेशन में भी जिक्र करा था कि बसों की बड़ी कमी है और स्टूडेंट्स के लिए बड़ी दिक्कत आती है और इसी दौरान अभी एक हादसा भी हुआ है वहाँ खिजराबाद के अंदर जिसमें कई बच्चों को चोट लगी है और एक बच्चे की उसमें मौत भी हो गई। तो मेरी ये मांग है कि स्कूल के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बसें बढ़ाई जाएं। पूरे इलाके में जो स्कूल के टाइमिंग्स है उसका ध्यान रखते हुए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बसें बढ़ाई जाएं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जिक्र करा था, कलेसर नेशनल पार्क में अभी गए हैं, वो वहाँ उसकी सफारी का उद्घाटन करके आए। एक ही नेशनल पार्क हमारे स्टेट के अंदर है, तो उसके अपग्रेडेशन के लिए आने वाले बजट में, ताकि उसको बढ़ावा दे सके टूरिज्म के लिए, उसके कोई विशेष बजट और वहाँ पर कुछ स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसको पूरा करा जा सके, उसकी तरफ खास ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, एक हमारा हाईवे बन रहा है जो जगाधरी से पांवटा साहब ताजेवाला तक, उस काफ़ी वक्त से इसका काम लगा है। मेरी सरकार से मांग है कि इसको जल्द से जल्द पूरा करा जाए। इसके अलावा सर किसानों की कुछ मांगे हैं जो कि MSP की है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं B&R मिनिस्टर सर और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि दादरी हल्के के अंदर सर 22 नई रोड का पुनर्निर्माण हुआ है और मैं ये दावे के साथ कहता हूं सर कि आने वाले 3 महीने में दादरी हल्के के अंदर कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके जरिए। सिर्फ एक टुकड़ा बचेगा मंत्री जी, समसपुर से और खातीवास का, वो भी सिर्फ 500 मीटर का टुकड़ा है, वो पता नहीं कैसे रह गया। एक टुकड़ा है मिर्च से कासनी, वो लिटिगेशन हो रही थी उसके अंदर, अब किसान तैयार है, वो कह रहा है कि मैं खड़ा होकर बनवा दूंगा, वो 500 मीटर का टुकड़ा वो है। एक मिर्च से मिस्री का है, दोनों साइड बन गया, बीच का टुकड़ा रह रहा है, उसको भी करवाने का आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो सर हमारा दादरी से और खैरडी मोड़ रोड का है, जो 21 साल के बाद इस सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर उसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ है सर, 21 साल के बाद। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा जी इरिगेशन मिनिस्टर हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी को और माननीय मुख्यमंत्री को, जिन्होंने फ्लड की 15 लाइनें RCC पाइपलाइन की लाइन बिछाई। उनका बेनिफिट ये हुआ सर कि 1 महीने के अंदर अंदर जो फ्लड का पानी आया था वो सारा का सारा निकल गया, जो कि रिकॉर्ड टाइम में निकला है।
अब कुछ हिस्सा बच रहा है सर, नीमली में, समसपुर में, इमलोटा में। इन गांव के अंदर कुछ हिस्से में पानी रह रहा है, मैं उम्मीद करता हूं वो भी जल्द से जल्द निकल जाएगा। हमारी हेल्थ मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहूँगा जी। पहले हमारे 10-12 डॉक्टर होते थे, आज हमारे दादरी सिविल हॉस्पिटल में 60 के आसपास डॉक्टर हैं। और वहाँ पहले ओपीडी सर 400-500 की थी, जो कि अब जाके ओपीडी 1300-1400 पर डे की हो गई है। उसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब ये कुछ डिमांड है सर मेरे दादरी कॉन्स्टिट्यूंसी की। हमारा दादरी जिला खिलाड़ियों का जिला है, इसके अंदर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इसके स्टेडियम के अंदर इंटरनेशनल लेवल का अपग्रेडेशन की मैं डिमांड करता हूँ, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी की। लुहारू कैनाल जो हमारी 40 दिन में 16 दिन पहले काफ़ी टाइम में चलती थी, अब वो 40 दिन में 16 दिन चलती है। इसी तरह मैं डिमांड करता हूँ सर, जो बोन डिस्ट्रीब्यूटरी दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसका टाइम भी बढ़ाया जाए। पिछली बार हमारी छोटी बहन श्रुति ने कहा था कि 8 दिन चलती है, 8 दिन चलती है दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी और बोन डिस्ट्रीब्यूटरी, लेकिन वो माइनर और सब माइनर 1-1, 2-2 दिन चलती है सर, जिसकी वजह से बोंद, रणकोली, ऊण, नीमड़ी, माड़पोस, सांकरोड, इंडोल, सौंफ, कासनी, सांवड़, सांजरवास, रानीला बास, अचीना, बागेश्वरी, कोलास, लांबा के गांव के अंदर दिक्कत आती है सर। और एक बजट अनाउंसमेंट हुई थी सर पिछली बार यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से, सीएम साहब ने अनाउंसमेंट करी थी स्मार्ट रोड और स्मार्ट बाजार। उसका अभी तक कोई भी धरातल पर अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। फ्लाईओवर हमारा बन रहा है सर। और माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि चंदन बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव आटा, जिला पानीपत के विद्यार्थीगण तथा प्रधानाचार्य आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि जनता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेलरखा जिला जींद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण भी आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की ओर से उनका भी स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री रामभज पूर्व मंत्री हरियाणा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। श्री रघुवीर तेवतिया। अध्यक्ष महोदय, अलाबलपुर गांव मेन सड़क पर पानी भरा रहता है, जो सड़क केजीपी और एयरपोर्ट को जेवर एयरपोर्ट को जोड़ती है। वहाँ उसे पक्का किया जाए और नाली बनाई जाए आरसीसी की। जवा गांव की फिरनी और नाली बनाई जाए, डी गांव की फिरनी बनाई जाए, बीजोपुर गांव की फिरनी व नाली बनाई जाए। घाघोट में मेन सड़क पर पानी भरा रहता है, सड़क को ऊंचा करके वहाँ नाली बनाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में सरकार ने जो सड़कें मंजूर की थी, वो कुछ सड़कें बन गई हैं, कुछ बन रही हैं। जो नई सड़कें बनी हैं उनमें घटिया सामग्री लग रही है, जिस कारण से बहुत जल्दी टूट रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उनकी विजिलेंस जांच कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं, उनको नया बनाने के लिए, नई सड़क बनाने के लिए वो लिस्ट में आपके पास पहुंचा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मोहना राजकीय महाविद्यालय में अधूरे पड़े शेष कामों के लिए पीडब्ल्यूडी ने 5.5 करोड़ का रफ एस्टीमेट सरकार को भेजा हुआ है, जिसमें फर्नीचर, ग्राउंड, 4 दीवारी, लैब सब अधूरे पड़े हुए हैं, जिस कारण बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि एस्टीमेट को मंजूर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज मोटू का झांसे में ओपीडी चालू नहीं है, जिस वजह से आसपास के मरीजों को इलाज के लिए दूर अस्पतालों में जाना पड़ता है और इसमें पढ़ रहे एमबीबीएस के छात्रों को भी प्रैक्टिकल के लिए बाहर जाना पड़ता है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मांग है ओपीडी को जल्दी चालू करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, पलवल और बल्लभगढ़ के बीच में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, जबकि पृथला के आसपास सैकड़ों फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। उन फैक्ट्रियों में और हाईवे पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। मरीजों को समय पर इलाज मिल सके, इसलिए गदपुरी हाईवे टोल प्लाजा के आसपास अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है एक ट्रामा सेंटर वहाँ खोला जाए।
अध्यक्ष महोदय, मेरी ठीक है जी, रहेगी पूरी। अभी विधायक विनोद भ्याना जी कोई बात रखना चाहते। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यों, सभी अधिकारीगण एवं प्रेस के बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि कल आज के लंच के लिए मैंने इनवाइट किया था, किसी कारणवश वो आज का लंच पोस्टपोन करके मैं आपको दोबारा निमंत्रण सोमवार के लिए दे रहा हूं। सोमवार हरियाणा निवास में आप सादर आमंत्रित हैं। सभी सम्मानित सदस्यों से, सभी अधिकारीगण से और प्रेस में सभी प्रेस के बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि सोमवार हरियाणा निवास में आप लंच के लिए सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया। नहीं, आज की तो कमेटी रूम में व्यवस्था है जी, लंच की आज व्यवस्था कमेटी रूम में है जी। हरियाणा प्रदेश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में दिन दुगना और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, चहुमुखी विकास के पथ पर है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, उनका कार्य करने का क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इलाकावाद, भेदभावपूर्ण नीति से कार्य करने का शैली थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर कार्य करने की नीति पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। सरकारों का धर्म भी यही होता है कि सबको साथ लेकर चले। लेकिन पिछली सरकारों में जहां नौकरियां बिकती थी, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद सिर चढ़कर बोलता था, आज बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के इस सरकार में पिछले 11 साल से नौकरियां मिल रही हैं। सब क्षेत्रों के अंदर, सभी क्षेत्रों में समान विकास हो रहा है और हरियाणा प्रदेश गरीब को, किसान को, मजदूर को, उनके हितों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाकर सरकार काम कर रही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस शैली के लिए बार बार धन्यवाद करता हूं और यही केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है। महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ छोटी छोटी बातें हैं। एक बहुत पुरानी सीएम अनाउंसमेंट है। नारलोड के अंदर एक पुरानी कचहरी की जगह है, 4 एकड़ शहर के बीच में है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप करने की। 10 साल हो गई, इस पे काम शुरू नहीं हुआ है। पिछले सेशन में भी मैं कई बार कह चुका हूं। मेरा निवेदन है कि सरकार इस पे संज्ञान लेकर इसको जल्दी शुरू करवाए। एक हरियाणा प्रदेश का पहला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नारनौल में है। मैं धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले तो ये कॉलेज हमारे क्षेत्र में शुरू किया गया और पिछले दिनों इस कॉलेज में मात्र 30 सीटें रह गई थी। लेकिन मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस सेशन से 30 से बढ़ाकर 100 सीटें हमें दी। लेकिन मेरा अनुरोध है कि वहाँ हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल और रेजिडेंशियल बिल्डिंगों की शुरुआत की जाए, इसके लिए मेरा निवेदन है। एक छोटी सी मांग है। एक HSMB की सड़क बनी सीमा गांव से नानकवास, बीच के अंदर नहर है,
उसके ऊपर पुल नहीं बनेगा तब तक इस सड़क का कोई औचित्य नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस पर जल्दी से जल्दी ये पुल बनाया जाए। इन शब्दों के साथ मंत्री जी कुछ कहना चाहिए। धन्यवाद विधायक जी, आपने आयुष कॉलेज की बात की पटिकरा में। सही संज्ञान में है, बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे पढ़ती हैं और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हॉस्टल बन जाए ताकि वहाँ की व्यवस्था और भी दुरुस्त हो जाए। और ये एसएफसी के पास गया है अप्रूवल के लिए और हम पूरी कोशिश करेंगे ये जल्द से जल्द शुरू हो जाए। धन्यवाद। जर्नैल जी। क्योंकि संख्या ज्यादा है। आपका धन्यवाद, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके के किसान आज महंगाई का बहुत दौर है, महंगाई बढ़ रही है और किसान के ऊपर जो है कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है और गरीब आदमी के ऊपर भी कर्जा जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जैसे देश के अंदर अडानी अंबानी जैसे लोगों के, बड़े लोगों के 33 हजार करोड़ रुपए सरकार ने माफ किए हैं और गरीब किसान और मजदूर का कर्जा भी जो है माफ होना चाहिए और एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी कानून जो है वो बनाया जाना चाहिए और मंडियों के अंदर नकली गेट पास व फर्जी पोर्टल के माध्यम से धान के घोटाले की निष्पक्ष जांच जो है इस सरकार को करानी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि जब हम फसल जो बीमे की 450 रुपए प्रति एकड़, अब मंत्री जी के अंदर जो है सुधार करना चाहिए। सरकार स्कीम समाप्त कर दी गई है और अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी का अपन जो है मनरेगा के तहत आज सिलेंडर महंगा हो गया है और आम सब्जियां हैं आज बहुत, बिजली का बिल सबसे बड़ा जो दिक्कत है, बिजली का बिल पांच हजार 10 पवन खरकोदा जी। हरियाणा में संकल्प मिलेगी और उसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिस सबका प्रयास और सबके विश्वास को लेकर आगे का काम किया है और जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री
2047 का विकसित भारत का जो संकल्प सोचा है, आगे बढ़ने का काम है। चाहे मैं बात करूं किसान की, चाहे मैं बात करूं